नमस्कार साथियों। हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था वाला सेक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने जाना कि मिश्रण को जो अलग करने की 6 विधियां हैं वो काफी इम्पोर्टेंट था। जैसे हमने जाना आसवन विधि के बारे में, जिसके द्वारा हम अल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। दूसरी जो विधि थी उसको हमने कहा था प्रभाजी आसवन, जिसको आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा था। आपने जाना कि धरती के अंदर से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं उसका शुद्धिकरण हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा करते हैं। अगली जो विधि थी उसको हमने कहा था वाष्पीकरण विधि। ठीक है। वाष्पीकरण विधि के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि जल है और उसमें आप चीनी घुला दिए, हाँ, तो आप अगर उसको गर्म करें तो जल जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कंटेनर में आपका चीनी बच जाएगा। ऐसे ही एक विधि थी जिसको हमने सब्लिमेशन मेथड यानी ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में जाना था। हमने ऊर्ध्वपातन विधि हमने कहा था। हमने जाना कि ऊर्ध्वपात पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप उष्मा दीजिए तो ठोस अवस्था से वो सीधे जो है वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे आयोडीन के मिश्रण को, कपूर हो गया, नेफ्थिलीन हो गया, इन सब के मिश्रण को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद हमने जाना एक विधि होती है क्रोमेटोग्राफी, जिसको वर्ण लेखन कहते हैं। आपने जाना कि रंग में पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम लोग इसी विधि के द्वारा अलग करते हैं। और एक होता है क्रिस्टलीकरण, जैसे धरती के अंदर से हम बहुत सारा अयस्क प्राप्त करते हैं और उनके शुद्धिकरण की जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, जो आगे चल के आप मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें क्रिस्टलीकरण मेथड का उपयोग किया जाता है। अब आगे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में आना। परमाणु संरचना, जिसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में जानना। इसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो भारतीय ऋषि कनाद के द्वारा दिया गया था। परंतु भारतीय ऋषि ने जो मॉडल दिया, जो कनाद साहब ने मॉडल दिया, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिल पाया। तो परमाणु के संबंध में सबसे पहला जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। यही कारण है कि डाल्टन साहब को फादर ऑफ एटम कहते हैं। डाल्टन के बाद जो अगले वैज्ञानिक आए उनका नाम था जे जे थॉमसन। आप पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन साहब ने की। थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया उसको सामान्यतः प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको तरबूजे का मॉडल कहते हैं, वो हम लोग जानते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन साहब ने दिया। थॉमसन के मॉडल में भी कुछ मतलब डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ियां हैं जो वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं हो पाई। तो अगले वैज्ञानिक आए, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने एटम के न्यूक्लियस की खोज की, परमाणु के नाभिक की खोज की, और बताया कि परमाणु का लगभग अधिकांश द्रव्यमान, लगभग पूरा ही द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में संघनित होता है, एक केंद्र में रखा होता है, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। और आगे चलकर जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नील्स बोर, जिनको हम लोग बोर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो मॉडल दिया उसको बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो ये एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमने जाना कनाद। कनाद साहब ने जो दिया उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है, हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं? परमाणु संरचना। इसको आप कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि एटम से संबंधित क्या क्या मॉडल है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। उसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है डाल्टन। डाल्टन, ठीक है। डाल्टन साहब का जो मॉडल है उसको डाल्टन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार से डाल्टन ने जो बताया उसके अनुसार से यह बताया गया कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन साहब के अनुसार से कहा गया, किसकी इन्होंने परिभाषा दी? परमाणु की। सबसे पहले पहली परिभाषा किसकी दी? एटम की दी इन्होंने, जिसको आप परमाणु कहते हैं।
इनके अनुसार से बताया गया कि परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। पहला बात आप ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, पहला काम इन्होंने कहा कि सूक्ष्मतम कण है। दूसरा इन्होंने कहा कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, फ्री स्टेट में नहीं रहता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता। ठीक है, नहीं रहता। और ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें भाग लेता है। तो परमाणु की सबसे पहली परिभाषा डाल्टन के द्वारा दी गई और इसके अनुसार से बताया गया कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, रासायनिक अभिक्रिया में ये केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। अब इसी के साथ साथ एक और परिभाषा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एटम के बारे में बताया, इसीलिए हम डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहते हैं। परमाणु का जो जनक है वो हम डाल्टन साहब को कहते हैं। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं आपको जानी, एक पहला परमाणु का, आपने जाना कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु किसी रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। दूसरा होता है जिसको आप अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु के बारे में बताया गया कि ये अणु जो है वो किसी यौगिक का या किसी कंपाउंड का ये भाग है। ये सूक्ष्मतम नहीं है क्योंकि अणु का हिस्सा परमाणु होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, परंतु यह फ्री स्टेट में रह सकता है, ये फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे अब इसमें समझना ही है, जैसे हम कहते हैं ये H एटम, ये H क्या है, एटम है, और H2 की बात करें तो ये मॉलिक्यूल है ना। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कहिएगा ये किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन साहब के अनुसार से कहा गया कि ये किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। जबकि इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये किसी तत्व का, ये किसी यौगिक का एक भाग है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रासायनिक अभिक्रिया में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता, एटम भाग लेता है और ये फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक है, ऐसा डाल्टन के अनुसार से कहा गया। तो ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था। जब डाल्टन साहब एटॉमिक मॉडल दे रहे थे तो उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। कुछ समय के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, और जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तो यह बात ज्ञात हो गया कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण नहीं है, क्योंकि परमाणु का हिस्सा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगले जो वैज्ञानिक आए इनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, जिसको तरबूजे का मॉडल कहा जाता है। थॉमसन के अनुसार से बताया गया कि परमाणु की संरचना ठीक उसी प्रकार होती है जैसा कि तरबूजे का। ठीक है, थॉमसन के अनुसार से बताया गया कि एटम की संरचना, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी प्रकार होता है जैसा तरबूजे का। आप देखते हैं कि तरबूजे के अंदर उसका जो सीड होता है, उसका जो बीज होता है वो कुछ इस प्रकार इम्बेडेड होता है। हाँ, देखेंगे आप जब तरबूजे को काटते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर जो होता है वो बीज उसका गुथा हुआ होता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर गुथा हुआ होता है। इन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या होता है, इम्बेडेड होता है, गुथा हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, गुथा होता है। ठीक है, गुथा इन्होंने कहा, गुथा होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये गुथा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर गुथा होता है।
यहाँ पर एक और वैज्ञानिक है, इनका नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन। इन्होंने एक और कण की खोज की जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। गोल्डस्टीन साहब थे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। और एक और वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या की, तो न्यूट्रॉन की खोज कर दी। जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह ज्ञात हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित। और प्रोटॉन पर जब चार्ज कैलकुलेट किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही होता, परंतु ये धन आवेशित होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता। ठीक है, प्रोटॉन कैसा, धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन कैसा, ऋण आवेशित। अब आप देखिए, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये कोई निगेटिव चार्ज है, अगर ये एक दूसरे के नजदीक है तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। और आप जानिएगा कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कूलम्स। इनके द्वारा बताया गया था कि दो आवेशित कण अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों चार्ज के गुणनफल का समानुपाती होता है और इनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ऐसा है, ये चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं। आप जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, सेम आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एक दूसरे के पास हैं तो और इस पर अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स अधिक लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आएंगे। इससे ऐसा होगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, परमाणु का जो मॉडल है, वो वैनिश कर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो इस आधार पर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को अमान्य करार दिया गया। तो अभी तक हमने क्या जाना, पहला मॉडल जाना डाल्टन का। डाल्टन के अनुसार से कहा गया कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। परंतु जब जे थॉमसन साहब आए तो उन्होंने परमाणु की एक अलग प्रकार की संरचना बताई। उन्होंने बताया कि परमाणु की संरचना ठीक उसी प्रकार होती जैसा कि तरबूजे का होता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, तरबूजे का मॉडल कहा गया। इसमें कहा गया कि जिस प्रकार तरबूजे में उसका बीज गुथा होता, उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, गुथे हुए होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ इन तीन चीजों की खोज हो चुकी है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल, परमाणु के जो मूल कण हैं, वो ये तीन माने गए। आपसे कहा गया कि एटम होता है, एटम के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सा होता है। पहला जो मूल कण है उसको कहा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला मूल कण है इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो मूल कण है इसको कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, और अगला जो मूल कण हो गया वो हो गया आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, अगला जो मूल कण था वो है न्यूट्रॉन। अब इसके डिस्कवरर की बात करें, खोजकर्ता की बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि इसके जो खोजकर्ता हो गए इलेक्ट्रॉन के, वो कौन है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो इसके जो खोजकर्ता हैं ये हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा जाता है। और इसके जो डिस्कवरर थे न्यूट्रॉन के, ये थे आपको जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कहते हैं। जेम्स चैडविक साहब हो गए न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो अभी जानिएगा कि ये कहाँ स्थित होता है, अवस्थिति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, आगे चल के हम लोग जानेंगे,
ये परमाणु के कक्षा में होता, ऑर्बिट में होता। ये कहाँ उपस्थित होता? कक्षा में, ऑर्बिट में। ठीक है, ये कहाँ होता? कक्षा में। इसी को आप कहते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता? ऑर्बिट में होता, यानी कक्षा में होता। प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस में होता, जिसको आप कहते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक में होता, न्यूक्लियस में होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, ये नाभिक में होते, न्यूक्लियस में होते। कई बार आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि कहाँ अवस्थित होता, तो ऐसा होता। ठीक है, अब इसकी बात करें, आवेश की बात करें। ठीक है, आवेश की बात करें जिसको आप चार्ज कहते हैं, तो इसका जो आवेश होता वो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता। ठीक है, ये ऐसा होता आवेश। इस पर भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ही होता, और इसका आवेशहीन है ये है आपका, इस पर 0 आवेश होता। ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज समान होता, लेकिन अगर आपको आवेश की प्रकृति पूछी जाए, आवेश की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ चार्ज, किस तरह का आवेश होता, तो इसके आवेश की प्रकृति होती, ऐसे हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये होता ऋण आवेशित। ये कैसा चार्ज होता? निगेटिवली चार्ज होता, यानी ये ऋण आवेशित होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता, और इस पर इतना ही चार्ज होता इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, परंतु ये कैसा होता? तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता, यानी ये धन आवेशित होता। और चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये पार्टिकल कैसा होगा? उदासीन होगा, यानी ये चार्जलेस होता, न्यूट्रल होता। ठीक है, अब इसके द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें जिसको आप मास कहते हैं, अगर इसके मास की बात करें तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। इसका जो आवेश होता वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता, और इसका जो होता वो होता 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऐसा आप कह सकते हैं इनके बारे में। तो ये 3 मूल कण हो गए। आगे चल के हम लोग जानेंगे इसके बहुत सारे द्वितीयक कण भी होते हैं। तो परमाणु के अगर मूल कण की बात करी जाए तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन साहब। न्यूट्रॉन इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक साहब। ध्यान रखेंगे। इसकी उपस्थिति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता, प्रोटॉन का होता नाभिक में, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता, और प्रोटॉन और जो होता वो धन आवेशित, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। द्रव्यमान के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, हल्का है, क्योंकि इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का 1.67। इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। अब थॉमसन साहब के बाद जो अगले वैज्ञानिक आए उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब जो परमाणु के न्यूक्लियस के, परमाणु के नाभिक के खोज करता है, उन्होंने एक मॉडल दिया। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगले जो वैज्ञानिक आए इनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके लिए इन्होंने सोने का एक थीन प्लेट लिया, सोने का एक पतली परत ली। ठीक है, गोल्ड प्लेट है, थीन गोल्ड प्लेट है, सोने की पतली परत। इस पर इन्होंने अल्फा कण का बम्बार्डमेंट करा। ठीक है, आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे इसमें जानेंगे एक कण होता अल्फा, एक होता बीटा, एक होता गामा। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से कुछ किरणों को, कुछ कण को उत्सर्जित करते, स्वतः उत्सर्जित करते, उनमें एक कण होता अल्फा। अल्फा क्या है?
तो ये हीलियम होता है, आप जानिएगा हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम जिसकी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हटा के हम अल्फा कण को लेते हैं, अल्फा कण बना सकते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? धन आवेशित होता है। तो इसके लिए इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने एक सोने का पतला पत्थर लिया या थीन गोल्ड का प्लेट लिया इन्होंने, और इस पर इन्होंने किसका बम्बार्डमेंट कराया? तो अल्फा कण का प्रहार कराया। इस अल्फा कण का जब इन्होंने प्रहार कराया तो देखा कि ज्यादातर अल्फा कण इस गोल्ड प्लेट के आर पार हो गए। ज्यादातर अल्फा कण बिना किसी डेविएशन के इस थीन गोल्ड प्लेट के आर पार हो गए। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ? पहला यह हुआ कि ज्यादातर जो अल्फा कण है ये इस थीन गोल्ड प्लेट के आर पार हो गए, ठीक है। ये देख रहे हैं कि ज्यादातर अल्फा कण आर पार हो गए। कुछ अल्फा कण थोड़ी मात्रा में डेविएट हुए। ये कुछ अल्फा कण है, ये डेविएट हो गए, अपने पाथ से विचलित हो गए, और कुछ अल्फा कण ये वापस टकरा के अपने पाथ पर रिटर्न हो गए। ऐसा हुआ, कुछ अल्फा कण ऐसे गए और ऐसे डेविएट वापस रिटर्न हो गए। ये 3 घटनाएं हुई। क्या हुई? ज्यादातर अल्फा कण इस थीन गोल्ड प्लेट के आर पार हो गई, कुछ अल्फा कणों में थोड़ी मात्रा में विचलन हुई, और कुछ अल्फा कण टकराकर वापस अपने पाथ पर चले आए। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या क्या निष्कर्ष निकाला? तो पहला देखिए, पहला इन्होंने ये निकाला कि चूंकि ज्यादातर अल्फा कण इस थीन गोल्ड प्लेट के आर पार हो गए हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। परमाणु का जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो खाली होता। तो ये पहला निष्कर्ष निकला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। दूसरा देखिए, ये चूंकि अल्फा कण है, ये हीलियम नाभिक है, ये अल्फा जो है वो हीलियम नाभिक है। ये कैसा आवेशित है? तो धन आवेशित है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो निश्चित तौर पर यहाँ न्यूक्लियस में कोई धन आवेशित कण हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ धन आवेशित कण रहा होगा, तभी समान आवेश में प्रतिकर्षण लगा, रिपल्सन लगा, इसलिए यह जो अल्फा कण है वो डेविएट कर गया। तो इन्होंने दूसरा बात कहा कि परमाणु का जो केंद्र होता वो धन आवेशित होता, ठीक है। इन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र मतलब परमाणु का जो न्यूक्लियस होता धन आवेशित होता है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी धन आवेशित होता है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण जो है वो यहाँ से टकराया और टकरा के वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया। और अगर ये वापस आया तो इसका मतलब निश्चित तौर पर यहाँ कुछ भारी द्रव्यमान की वस्तु रखी होगी। तो इन्होंने तीसरा बात ये कहा कि परमाणु का जो केंद्र होता वो उस पर कुछ मास होता, परमाणु का जो केंद्र होता उसमें कुछ भारी चीज होता, यानी परमाणु में अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुएं उसके सेंटर में होती। तो इन्होंने परमाणु के केंद्र की बात की। परमाणु का केंद्र में अधिक द्रव्यमान की वस्तु होती है, ऐसा इन्होंने कहा, केंद्र में अधिक द्रव्यमान होता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया। ये 3 निष्कर्ष इस एक्सपेरिमेंट से निकला। इसी आधार पर हम निष्कर्षता कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के आधार पर कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता, परमाणु का जो नाभिक होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उस पर कैसा आवेश होता? धन आवेश होता, पॉजिटिवली चार्ज होता। और परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान मतलब ज्यादा अधिकतम द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे से भाग में संकेंद्रित होता, कंसंट्रेटेड होता। इसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस रखा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हुआ? पहला बात हुआ कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता। निष्कर्ष इससे क्या निकला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता। दूसरा, परमाणु का नाभिक की इन्होंने खोज की। इन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया
नाभिक के बारे में बताया और कहा कि परमाणु का नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह का आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें इसकी इन्होंने एक बात और की कि इसका जो परमाणु का द्रव्यमान होता, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित होता है। अधिकांश जो मास होता, द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में संकेंद्रित या केंद्रित होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये बातें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से आई। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज ज्ञात किया, यह था एटम का न्यूक्लियस। यह है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो इन्होंने एटम के रेडियस को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके बताया कि एटम का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी को आप 1 फर्मी कहते हैं। फर्मी के बारे में जान चुके होंगे कि मिली होता, माइक्रो होता, इसके बाद नैनो, पीको और उसके बाद फर्मी होता है। आप कहते हैं ना कि यह होता है मिली 10⁻⁻3। माइक्रो जो होता है, अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये 10⁻⁻6 होता है। इसके बाद होता है नैनो 10⁻⁻9। इसके बाद होता है पीको 10⁻⁻12 होता है। इसके बाद होता है आपका फर्मी, ये 10⁻⁻15 और एक होता है एटो, ये होता है 10⁻⁻18। ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। तो इन्होंने कैलकुलेट किया और बताया कि परमाणु का जो रेडियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो 1 फर्मी होता है और 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट है वो जानते हैं। और इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो अगले वैज्ञानिक आए उनका नाम है नील्स बोर, और उन्होंने जो मॉडल दिया उसको बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु का न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस धन आवेशित होता और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते। ठीक है, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाते। आगे चल के आप पढ़िएगा कि इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो बोर एटॉमिक मॉडल आया उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाते वो एक निश्चित रास्ते में चक्कर लगाते, जिसका नाम उन्होंने ऑर्बिट बताया। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा का मान कम होगा और कम होते 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 ये अंततः न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी, इनका मान कम होता जाएगा और होते होते ये अंततः न्यूक्लियस में आ जाएगा। और न्यूक्लियस में जब गिर जाएगा तो इसका जो एटम की जो संरचना है, एटम का जो मॉडल है, आप जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये नाभिक की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछा जाए एटम की का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, तो ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ऐसा कहा गया। एंगस्ट्रम कहते हैं इसको, 10⁻⁻10। तो ऐसा कहा गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कम करेगा तो अंततः ही न्यूक्लियस में आ जाएगा, तो परमाणु की त्रिज्या क्या बचेगी। इसी आधार पर यह एटॉमिक मॉडल जो था वो आगे फर्दर नहीं बढ़ सका। इसमें जो डिफेक्ट आ गया, इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो अगला एटॉमिक मॉडल आया उसको बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और उसके अनुसार से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित रास्ते में, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते। उस फिक्स पथ का नाम, उस निश्चित रास्ते का नाम बताया गया ऑर्बिट। फिर बताया गया कि ऑर्बिट की जो ऊर्जा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है, उसका लॉस नहीं होता। तो इन चीजों के बारे में हम लोग